अजीज़ दोस्तों, मैं चैनल में खुशामदीद। हाँ तो नाजरीन, आज बात करेंगे हम थर्ड पार्ट की। पहले दो पार्ट में हमने देखा किस तरीके से इंडिया के खिलाफ साजिश की गई और किस तरीके से मुल्क के तोड़ने की प्लानिंग की मुस्लिम लीग और इनके हिमायतियों ने। अब इस थर्ड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा इस 3 लेयर्ड साजिश का। तो सिर्फ इंडिया के खिलाफ साजिश नहीं हो रही थी, जो साजिश कर रहे थे उनके खिलाफ भी, जो कर रहे थे उनके खिलाफ भी। तो इस साजिश में कौन जीता, कौन हारा और अल्टीमेटली क्या इंडियन कांग्रेस की और रिवॉल्यूशनरीज की गलती रही जिसके तहत ये मुल्क का बंटवारा हुआ। तो सारी बातें डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले थोड़ा पाकिस्तान की करंट की बात कर लूँ। बहुत से मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में व्यूअर्स कह रहे हैं इंडियन साइड से स्पेशली कि भाई फंडामेंटलिज्म है, रेडिकलिज्म है, इसकी वजह से ही पाकिस्तान के ये हाल है। तो बात आपकी दुरुस्त है मगर 100% ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि कायदे आज़म तो बिल्कुल भी नहीं थे मजहबी, लियाकत अली खान भी कोई इतने ज़्यादा नहीं थे, ये जो शहीद हुसैन सोहरावर्दी थे ये लोग भी इतने ज़्यादा नहीं थे। तो ये क्या पैराडॉक्स है? तो देखो, इस पैराडॉक्स को समझने के लिए मतलब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि पाकिस्तान में कोई बंदा रिलीजियस नहीं है। बहुत मेजॉरिटी आर नॉट रिलीजियस पीपल, दे आर नॉट फंडामेंटलिस्ट्स। प्योर तरीके की यहाँ एक्टिंग हो रही है। अब आप कहेंगे क्या बात है? तो बात यह है जी कि हिंदुस्तान की तरह नहीं है यहाँ। पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरह नहीं है। हिंदुस्तानी एक खुददार कौम है, अपने हकों के लिए लड़ना जानते हैं, उनके साथ कोई धक्का नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में क्या है, ये कभी कौम बन ही नहीं सका। ये एक हुजूम है, एक भीड़ है। ये वही भीड़ है जो TLP के ये मौलाना साद रिजवी और खादिम हुसैन रिजवी जैसे लोग जो कि माने हुए दहशतगर्द हैं हमेशा लेके आते हैं। यही भीड़, ये जो JUI वाला मौलाना है, मौलाना डीजल फजलुल रहमान, ये हमेशा लॉन्ग मार्च निकालता है, ये देवबंदी है। आपको क्या लग रहा है बहुत ही ज़्यादा इनके रिलीजियस इंक्लिनेशंस हैं? ऐसा नहीं है भाई। जो लोग आए हैं, मौलाना डीजल जो फजलुल रहमान है, इसका क्या काम है? ये करते हैं बेसिकली डीजल की स्मगलिंग। 2007 में विकीलीक्स हुआ था। इन्होंने उस टाइम अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के कहा जी मुझे वीज़ा दो और पैसा लाओ। बोले आप फौज को इतना पैसा देते हो, वो कत्लो गारत करते हैं। बोले जी हमें दे दो, हम सस्ते में कर देंगे आपका, जैसे बताओ वोट दे देते हैं, आप डॉलर प्लीज ट्रांसफर कर दें। तो ये बात विकीलीक्स की है, मैं अपनी मन से नहीं बना के बोल रहा हूँ। इन्होंने ही 2016 में वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया था, बहुत अच्छा स्टेप था जिसमें वीमेंस के राइट्स की, डोमेस्टिक वायलेंस की बात की गई थी। बट इन्होंने क्या किया, उसका अपोज किया। जिस आदमी ने डोमेस्टिक वायलेंस किया था उसे इन्होंने शहीद बता दिया। तो ये जो शहादत जो है ना, जो जिस आदमी ने धक्का किया उसे शहीद, ये अभी से नहीं हो रहा है, शुरू से हो रहा है। और सारे के सारे रूट्स आपको मिलेंगे 47 में, 39 से 47 के बीच में, राइट। अच्छा, जो लोग आ जाते हैं, अभी करंट की बात चले तो बता देता हूँ। बहुत से लोगों को चलता है बड़े मजहबी लोग हैं। तो भाई ये मजहबी लोग नहीं हैं। ये वो आदमी है जो कीमा नान के चक्कर में आया है और पार्टी कर रहा है। ये वो आदमी है जिसकी आप शक्ल देखना पसंद नहीं करते। आप अपनी कार से उतरते हैं जिसकी तरफ आपका टेंशन नहीं है। अब ये पहली बार शहर में घुसता है, इसे टेंशन मिलता है। जिसको चाहे थप्पड़ मार दिया, जो चाहे गाड़ी तोड़ दी, दुकान लूट ली। एक लॉन्ग मार्च में एक बेचारा बर्गर पैटीज वाला था, उसकी दुकान लूट ली, सारी बर्गर पैटीज खा गए। तो क्या है ये देखिए पार है। ये लोग वो नहीं है, ये वो लोग हैं जो सोसाइटी के डाउन ट्रॉडन लोग हैं। इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी पावर एक्सर्ट करने की, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आप मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की पढ़ें तो नंबर 1 पे फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं। आदमी की पावर का स्ट्रगल उसके अंदर इनहेरेंटली बिल्ट होता है। बहुत से लोग इसे एक्नॉलेज नहीं करते, लेकिन दिस इज ट्रू। और यही सेम काम हो रहा था 1937, 38, 39 में। पिछले पार्ट में मैंने बताया किस तरीके से कांग्रेस ने बेवकूफ़ी से मिनिस्ट्री में रिज़ाइन कर दिया। इन्हें लगा हम पब्लिक हीरो बन जाएंगे, लेकिन रिजल्ट हुआ उल्टा। अंग्रेज़ ने इन्हें डाला जेल में और जिन्ना साहब के साथ की साजिश। जिन्ना मिले चर्चिल से, उन्होंने कहा जी 8.5 लाख मुसलमान सोल्जर्स में आपको भर्ती करा के दूंगा। ब्रिटेन जंग लड़ रहा था, हार रहा था। पिछले पार्ट्स में मैंने बोली है बात। इन्होंने कहा जी करा के दें। इन्होंने कहा बदले में क्या चाहिए? बोले जी मुझे पाकिस्तान दे दो। और 3-4 इनकी डिमांड्स थी, जिसमें इन्होंने पुंछ में कहा था जी हथियारबंद लोग भेजो। आर्म्स एक्ट था ब्रिटेन का, उसमें कहा था कि इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन दो। तो खैर, अब लेकिन बात यह है कि अब आपको ये समझना पड़ेगा कि उस वक्त सियासत क्या हो रही थी।
तो देखिए सियासत समझने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ पंजाब की। तो देखिए पंजाब की कुछ भी समझने से पहले हर स्टेट की बात करेंगे, पंजाब की, यूनाइटेड प्रोविंसेस की, बंगाल की, यहाँ से आपको सब समझ में आ जाना। तो पंजाब में देखिए हो क्या रहा था, मैंने बताया कांग्रेस अर्बन सीट जीती थी, गांव में जो था यूनियनिस्ट पार्टी का कब्जा था। अब गांव में 4 ग्रुप होते थे मेनली। पहले थे मुस्लिम लैंडलॉर्ड, मुस्लिम जमींदार, दूसरे थे सरदार जो सिख थे, ये 15% पॉपुलेशन के होते थे माइनॉरिटी, लेकिन इनकी पूरा जोर चलता था। क्यों? क्योंकि इनकी हुकूमत रही थी 60-70 साल की, इनकी रीसेंट हुकूमत थी महाराजा रणजीत सिंह की, और अमीर तबका होता था। अच्छा, फिर आती थी मनी लेंडर क्लास। ये आड़तिये जो थे, ये थे हिंदू बाणिये, जिन्हें बानिये कहते हैं, वैश्यास, गुप्ता, अग्रवाल, सिंगला, और फिर खत्री बानिये, तो ये अरोड़ा वगैरह ये जो लोग होते थे। अच्छा, इंटरचेंजेबल होता है, तो बहुत से अरोड़ाज आप देखें पग भी पहनते हैं जैसे सरदार पहनते हैं, बहुत से विदाउट पग वाले भी होते हैं। तो ये बेसिकली सिख और हिंदू क्लास एक क्लास थी, राइट। फिर आती थी मुस्लिम पीजेंट्री, मुस्लिम रियाया तबका। अच्छा, चौथी एक जो पार को होल्ड करते थे वो होते थे जो लोकल रिलीजियस मैन होते थे, मदारिस के ओनर वगैरह, राइट। अब देखें पंजाब में क्या हुआ, जिन्ना साहब ने लैंड ओनर से तो कहा तुम्हारी ज़मीन छीन लेंगे, लेकिन बात यह है कि लैंड ओनर थे, उनसे कहा भाई हम करें क्या। बोले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि प्री पार्टीशन पंजाब में राइट्स कम होते थे, जितने ज़्यादा आपको यूनाइटेड प्रोविंसेस या बंगाल में मिलेंगे उसके मुकाबले कम थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग आर्म्ड थे। सिखिज्म जो है, सरदार जो हैं और यहाँ के जो लोग जो हैं, देवर आर्म्ड पीपल, शुरू से ही आर्म्ड रखा जाता था। पहले के जो वॉर्स वगैरह होते थे तो उसमें जो पहले की बैटल फॉर्मेशन की टैक्टिक ये होती थी कि सोल्जर्स वर रिक्वायर्ड टू हैव अ हॉर्स इन देयर ओन फायर आर्म, तो जो उनको हायर करते थे वो नहीं देते थे, तो आपको हर घर में एक घोड़ा ज़रूर मिलता था और हर घर में एक बंदूक ज़रूर मिलती थी। और सिंपल सी बात है, जहाँ बंदूक होती है वहाँ कोई गुंडा एलिमेंट आ ही नहीं सकता। अब यूएस में सब कुछ है, सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन गन लॉज हैं तो आपको गुंडा फैक्टर नहीं मिलेगा। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कोई आपसे हफ्ता मांग रहा है कि निकालो जी हफ्ते के बाद पैसे, ये नहीं मिलेगा। अगले को पता है, अगले पे फायर आर्म है, सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक है, चला दिया तो उसी टाइम गेम ओवर हो जाना। तो गन लॉज का ये पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स भी ऑफ कोर्स बहुत सारे हैं। लेकिन पंजाब वॉज हैविली आर्म्ड। अच्छा, अब जो मिडिल क्लास था, जो मुस्लिम पीजेंट्री थी, फिर एक नई क्लास बनी जिसे फौजी क्लास कहा जाता था। तो होता क्या था, आर्मी से लोग रिटायर होके आते थे, मेजरली सरदार होते थे, हिंदूज का मिलिटेंट विंग मान लें आप सरदारों को, और दूसरे होते थे मुसलमान। अच्छा, जनरल तबका अलग होता था जो कि ऑफिसर लेवल के थे। अब ऑफ कोर्स टॉप पे ब्रिटिशर्स थे, मिडिल लेवल पे इंडियंस बाद में ऑफिसर बनना शुरू हुए। जेसीओज लेवल जो जवान होता था, जो फौजी होता था, वो 31 साल की उम्र में उसे रिटायर कर देते थे। अच्छा, रिटायर के बाद ब्रिटिश आर्मी में, जो पंजाब में स्पेशली, ज़मीन अलॉट की जाती थी। ये अभी तक सिस्टम चल रहा है। तो ज़मीन की जो हवस आप देखते हैं पंजाबी जनरल्स या बाकी जनरल्स में, वो अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है। इसके हिस्टोरिकल रूट्स हैं। तो इनको ज़मीन मिल जाती थी। अच्छा, जो सरदार होते थे और जो ये मुस्लिम्स होते थे, तो इनमें एक डिसेंट अच्छा रिलेशनशिप था। देखिए, आप अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं वो कन्वर्ट हुए। अब कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ जो थे, कौन थे भाई? बाजवा कौन होते हैं? बाजवाज आर सिक्स। फलाने रहमत चौधरी, चौधरी कौन होते हैं? जाट होते हैं। सलीम मलिक, मलिक कौन होते हैं? फिर हरियाणा के जाट और जो गुजर हैं वो लगाते हैं। तो बात ये है कि ये सारे कन्वर्टेड थे, तो लोगों में ये था कि भाई चलो ये सेम बंदा है। बोले जी मैं चीमा हूँ, ये बाजवा है, ये भी जट, मैं भी जट, और जी 6-7-8 साल पहले इनकी एंसेस्ट्री भी कॉमन होती थी। तो एक अच्छा रिलेशनशिप था, प्लस आर्मी का प्रोटोकॉल था। तो ये जो तबका था ये बातों में नहीं आता था। अच्छा, जो मनी लैंडर, जो पीजेंट था, पीजेंट ऐसा नहीं था ज़मींदार के कहे कब्जे में रहता था। ज़मींदार को जब मिल गया, दुआ सलाम कर लिया, आदाब कर लिए, सलाम वालेकुम, वो सब हो गई, लेकिन उसका काम पड़ता था मनी लेंडर से, बाणियों से। क्यों? बाणियों से पैसा देते थे, खेती करनी है, बुवाई करनी है, कटाई करनी है, प्रोड्यूस करनी है। यही मनी लेंडर आगे बन के आड़तिया बने, और यही वो आड़तिया आगे चल के इन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया की शेप ले ली, जिसके तहत जो बीजेपी गवर्नमेंट को ये सब करना पड़ा, फार्मर प्रोटेस्ट, जो हालांकि वो कॉल ऑफ हो गए, बट बात ये थी यही क्लासेस इमर्ज होती थी। तो पंजाब में आप धक्का नहीं कर सकते थे। तो कायदे आज़म ने सोचा, बोला लैंडलॉर्ड तो बुला लिया, बोले अब मुस्लिम पीजेंट्री को किसी तरीके से अगर हम इसके खिलाफ कर दें
सरदारों के और हिंदुओं के, बोले तो काम हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पकड़े मुल्ले, मदारिस, मसाजिद के जितने भी जो जिन्हें कहते हैं ना नामालूम अफराद, जो कि ऐसे अफराद थे जो बेसिकली रिलीजियस लाइंस के पीछे छुप के ये सारे धंधे, सारा इंतशार फैलाने का काम करते थे। तो इनसे कहा जी उन्होंने कि आप हिंदुज़म के अगेंस्ट बातें करें और पैम्फलेट्स निकालें। तो जैसे मैं 26 का केस बताया था, 26 के केस में बताना भूल गया, पहले जो गलती थी वो मुसलमानों की थी। इन्होंने मसाजिद में हिंदू गॉड गॉडेसेस के खिलाफ एक गलत बुक निकाली, फिर उन्होंने उसके अगेंस्ट जो राज बहादुर थे उन्होंने एक बुक निकाली, तो फिर उनको मार दिया, राइट। यही ओपनिंग मुस्लिम लीग ने थ्रू आउट पंजाब के उसमें कहा। लेकिन यहाँ का आदमी थोड़ा डरता था, उसे लगता था भाई, बोला हम जो निकाल देंगे, बोले सरदारों से कौन लड़ेगा, बोला आप लड़ लें जाके, जिन्ना साहब को क्लियर कट बोलते थे। अच्छा देखिए, सरदार क्या रहे, ये मिलिटेंट कॉम रहे। अगर आप मुझसे पूछें तो इस सब कॉन्टिनेंट में से सरदार और गोरखा आर द नंबर 1 और 2, मतलब इंटरचेंजेबल हैं। ये रिलीजियस फाइटर्स हैं, इनकी खासियत ये है मरने से नहीं डरते। ये रियल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और ये सारे ब्रिटिश आर्काइव्स में हैं। ये शायद पूरे सब कॉन्टिनेंट में हज़ारों लाखों में रहती हैं, मगर जो जट सिक्स और गोरखास हैं दे आर द ब्रेवेस्ट। सैम मानिकशॉ जो कर्नल है इंडियन आर्मी के, उन्होंने कहा था कि भाई इफ़ अ मैन सेज ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ईदर ही इज़ लाइंग और ही इज़ अ गोरखा, एंड दैट्स 100% ट्रू। सेम चीज़ सरदारों के साथ है। अफ़गान्स भी बहुत बहादुर होते थे, ऑफकोर्स पंजाबीज जो बाकी थे वो भी बहादुर थे, लेकिन अफ़गान जो जंग हारे हैं वो सरदारों से हारे हैं। 8 से 10 जंगें हारे हैं। एटक का किला था जो महाराजा रंजीत सिंह ने फतेह कर लिया था, और ये क्या थे, बेसिकली हिंदूज थे, तो हिंदू और सिख में इंटरचेंजेबल होता था। वॉर के दौरान जब लोग कम पड़ जाते थे तो हिंदू पग पहन के निकल जाते थे, फिर वापस आके अपनी फैमिलीज़ में लौट जाते थे। सरदार और हिंदूज का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है शुरू से ही, तो इंटरचेंजेबल आपको मैरिजेस बहुत कॉमन दिखेंगी। अब जो रेडिकलिज्म थोड़ा बहुत प्रीच होने लगा है, ये पहले बिल्कुल नहीं होता था। दे वर कंसिडर्ड एज एन आर्म्ड फ्रंट ऑफ हिंदूज, राइट। तो मौलानाओं ने कुछ हरकतें की, लेकिन पंजाब में इन्हें सक्सेस नहीं मिली। तो फिर साहब जायद कायदे आज़म को मिले ममडोट के नवाब। ये ममडोट के नवाब थे, उस टाइम ठीक ठाक लैंड ओनर थे, और उसके बाद ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट पंजाब भी बने, बाद में सिंध के गवर्नर भी बने। ये जिन्ना साहब की बातों में आ गए। जिन्ना साहब ने कहा यार लैंड ओनर डर तो रहा है, लेकिन उस टाइम देखिए पता नहीं था नेहरू क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लोग कहते थे जी प्रोविंशियल्स के पास पावर्स होगी, क्या पता बच जाए जी, आप कह रहे हो क्या पता हमारी बचत हो जाए। बोले फिर ये कहता था जी ऐसे नहीं करेगी, हमारी लोकल लीडरशिप ने ऐसी बात की है। अब देखिए लोकल लीडर जो होता है वो वोट लेने के चक्कर में या थोड़ी बहुत बातें कर देता है, लेकिन ये सारी सेंटर से कमांड होनी थी। और नेहरू साहब जो थे वो सोशलिस्ट बातें करते थे, विनोदा भावे वगैरह जो थे जिन्होंने किया लैंड रिफॉर्म, ये बात सही करते थे। बोले आपकी अगर 6,000 हज़ारों एकड़ ज़मीन है तो बोलो यार थोड़ा बहुत बांट दोगे तो क्या आप पे फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन खैर, अच्छा अनडिवाइडेड इंडिया में क्या होता था, जो अंग्रेज़ था, अंग्रेज़ हमेशा जो लोकल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन करता था। फॉर एग्जांपल जो भी सियासत होती थी सारी लोकल लेवल पे होती थी। थाना, कोर्ट, कचहरी, ज़मीन, पट्टेदार, इसका खसरा, उसकी खतौनी, इसकी फ़रद, 12 साल, 16 साल, 18 साल लैंड रिकॉर्ड। अंग्रेज़ ने जो शातिर किया 1857 के बाद, इसने 2 काम किए। इसने मुसलमानों को अच्छी ज़मीनें अलॉट करते थे। सेम बंदा है तो नहर वाली ज़मीन, किनारे वाली, जिसे कॉर्नर का प्लॉट कहते हैं आजकल मॉडर्न स्लैंग डिक्शनरी में, मुसलमान को दे दिए, और जो थोड़ी ख़राब ज़मीन थी वो सरदारों को दे दी। हिंदुओं को तो इन्होंने देना कुछ नहीं। तो वेस्ट पंजाब का जो एरिया इट्स मोर फर्टाइल दैन ईस्ट पंजाब। जो पाकिस्तानी पंजाब इज़ मोस्ट फर्टाइल बिकॉज यहाँ लैंड जो रिवर बेसिन है दे आर लार्जर, द नंबर ऑफ रिवर्स आर हाई, प्लस थोड़ा बेटर प्लैंड है। ईस्टर्न पंजाब वॉज रिलेटिवली लेस फर्टाइल। तो इस तरीके का डेमोग्राफिक 150-200 साल में चेंज हुआ कि हिंदू मेजॉरिटी ईस्ट पंजाब, मुस्लिम मेजॉरिटी वेस्ट पंजाब, राइट। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग रहते थे। अब ये थोड़ा बहुत अंग्रेज डिस्क्रिमिनेशन करता था। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन करता था वो करता था रिलीजियस प्लेसेस में। 1857 के बाद ये ऑन रिकॉर्ड है कि अंग्रेज़ ने लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड सारे चेंज किए। इन्होंने बेसिकली जो ज़मीन की जो मालिकाना हैसियत थी वो चेंज कर दी। अब देखें एक बात मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं ये सारे के सारे डिस्प्यूटेड हैं, आज भी हैं। अब तो खैर क्या ही होने, 47 से पहले सारे डिस्प्यूटेड थे, क्योंकि ये एलिगेशंस लगते थे कि भाई ये हिंदूज़ की प्रॉपर्टी थी, आपने तोड़ के यहाँ पर जो भी चीज़ें बनाई। अब बाबरी मस्जिद का केस क्या था,
कोर्ट ने क्या फैसला किया, लैंड रिकॉर्ड मंगाए ना, जो रामलला का और आपके जो भी वक्फ बोर्ड का केस लड़ा, उसमें भी 8-10 पार्टियां खड़ी हो गई कि भाई मेरा है मेरा है मेरा है, लेकिन लैंड रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया। तो ये जो यहाँ का मौलाना और ये जो मदारिस वाले थे, ये हमेशा डर के रहते थे। बोले यार कल को कोर्ट का ऑर्डर आ गया, बोले हमें खाली करना पड़ेगा। और क्यों, ये सारी कब्जे की चुराई हुई ज़मीन थी। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्या हुआ, लेकिन बेसिकली चोरी चकारी का माल था, ये प्रॉपर्टी पे कब्जा किए हुए बैठे थे। तो इन्हें जो थे ममडोट के नवाब, इन्होंने उनसे कहा, बोला देखो पंजाब में डिवीज़न होगा, बोला सारी प्रॉपर्टी कि कौन इसको करेगा, आपको सारी प्रॉपर्टी मिल सकती है। बोले आप ये बस काम करने, एजिटेशन करें, कोई दंगे इंतशार करें। अच्छा पंजाब को बता दूं, पंजाब में 25% हिंदू और सिख थे, लेकिन 50% एग्रीकल्चर लैंड और 2/3 67% कमर्शियल लैंड पर हिंदूज और सरदारों का कब्जा था। यानी 25% लोगों के पास रफली 70% लैंड थी और आप 75 के पास 25% बची, राइट। तो बेसिकली एन एवरेज हिंदू सरदार वॉज 3 or 4 times रिचर देन एन एवरेज मुस्लिम, राइट। लेकिन उसके बावजूद लोकल लेवल पे अच्छे से रहते थे। अब क्या हुआ, अच्छा इस चीज़ को आप देखेंगे, जो बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के बाद इंडिया पाकिस्तान की बहुत सालों तक जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी बोर्ड ट्रस्ट था, उसकी बहुत जंगें हुई हैं। इंडिया कहता था जी जो मुसलमान प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं वो है 38.1 बिलियन रुपीज़ की, 3.8 बिलियन रुपीज़ की, और जो हिंदू छोड़ के गए हैं वो है 38.1 बिलियन रुपीज़ की, यानी 10 गुना ज़्यादा। तो कंपनसेट करें, पैसे दें। अच्छा पाकिस्तान कहता था जी जो मुसलमान भाग के आए हैं वो हैं 8.5 लाख, हिंदू गए 5.5 लाख, तो जी लोग भी ज़्यादा हैं तो हम तो नहीं देते। तो इस तरीके से चलता रहा। लेकिन बात क्या थी, ये प्रॉपर्टी गई कहाँ है ये प्रॉपर्टी? ये सारी प्रॉपर्टी चोरी के साथ दी गई नवाब ममडोट को और इन सारे ज़मींदारों को, चोरी से बांटी गई। इंडिया में नेहरू ने जो ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बनाया था, उसके तहत जो यहाँ से रिफ्यूजीज़ गए थे, अरोड़ा सरदार, सबको प्रॉपर्टी दी। इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में प्लॉट दिए, मकान दिए। जो आदमी चांदनी चौक दिल्ली के रेडी लगाता था, आज वो वहाँ मालिक बन बैठा है। यहाँ क्या हुआ, जो मुसलमान भागे उनको मिला सिर्फ जूता, उन्हें बोल दिया भाग जाओ कराची। कराची के बाहर इनकी कच्ची बस्तियाँ बना दी, वही लैयरी और ये सारी जो बस्तियाँ बनी, और ये मॉडर्न डे माफिया जो गढ़ है ना MQM का, ये यही था। इनको आपने पटक दिया कच्ची गलियों में, बस्तियों में, नाले कीचड़ गंदगी के बीच, और आपने क्या किया, सारी प्रॉपर्टी कब्जा ली। और ये प्लान कायदे आज़म साहब का बनाया हुआ था, इसमें हर आदमी की स्टैंप लगी थी। इन्होंने ममडोट, अब मुझे एक बात बताएं, ममडोट बिकेम द बिगेस्ट लैंड ओनर इन पंजाब। 47 से पहले उसे कोई पूछता नहीं था, एकदम से कैसे बन गया, कहाँ गई? ये हर आदमी को चोरी से प्रॉपर्टी दी गई। एक ब्रिटिश जो रीजेंट होते थे उस टाइम के, उन्होंने इस चीज़ की कंप्लेंट भी की, शिकायतबाजी की थी, लेकिन क्या होना था, डिवीज़न हो चुका था, साजिश हो चुकी थी, हटा दी। दूसरी डील हुई थी मौलानाओं के साथ, मसाजिद के जो भी अफराद हैं और जो ये मदारिस के लोग हैं, इन्हें कहा था कि तुम्हें हम वजीफ़ा देंगे, तुम्हारी पेंशन, तुम्हारी सैलरीज तुम्हें दी जाएगी, तुम्हें सरकारी नौकरी देंगे। बोले भाई इस्लामिक पाकिस्तान बनने वाला है, आपको सैलरी मिलेगी मदारिस आपकी। बोले कोर्ट केस ख़त्म, ज़ीरो। उन्होंने कहा बल्ले बल्ले होगी। बोले कर दो जी। बोलो बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा आप हिंदू गॉड गॉडेसेस के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करें, इंतशार ताकि फैले, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी का जो जिन्ना साहब का गेम था, ये बहुत सक्सेसफुल रहा, क्योंकि प्रॉपर्टी की ग्रीड थी, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा जी, अब उसके आगे चलें। इस बीच यूनाइटेड प्रोविंसेस में क्या होता है, यूपी में, तो देखिए यूपी में मुस्लिम लीग ने पैड थोड़ी बहुत बनाई। यूपी में आप देखें तो उस टाइम अब तो 4-5 डिवीजन्स हैं, पहले 3 डिवीजन्स होती थी। वेस्टर्न यूपी जो मेरठ से चलता था, सेंट्रल यूपी लखनऊ से, और ईस्टर्न यूपी जो कि बनारस और इलाहाबाद से चलता था। अच्छा, जो लियाकत अली खान थे साहब, ये AMU के प्रोडक्ट थे, सर सैयद अहमद खान के प्रोडक्ट थे। वहाँ इन्हें एक मिल गए थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने बड़ा पाकिस्तान का मूवमेंट चलाया। अच्छा, मुजफ्फरनगर से ये इलेक्शन लड़ते थे, कभी जीतते थे कभी हारते थे, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, इन्हें सपोर्ट मिलता था। बहुत से लोग बंगाल के राइट्स की बात करते हैं, आदमी भूल जाता है गढ़ के राइट्स के, जो कि बहुत बड़े राइट्स थे। गढ़ मुक्तेश्वर में इन्होंने कराए थे,
और जहाँ पे हिंदू पिलग्रिम्स आते थे गंगा नहाने। तो हिंदूज जो हैं, ये माना जाता है कि मोक्षा के बाद जो आफ्टर इनके काफ़ी सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, जिसमें ये हरिद्वार हो गया, जिसमें ये हरिद्वार और ये चार कुंभा और यहाँ पे जाते हैं जो गढ़ वगैरह के जो थे। तो गढ़ गंगा में इन्होंने इंतशार फैलाया, इन्होंने बुलाए और वहाँ पे भी इन्होंने वायलेंस कराया। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चाहें तो पुराने थाने की FIR निकाल के देख लें, मैंने स्टडी की हुई है तो बता रहा हूँ। इन्होंने ये सारे दंगे तब भी कराए थे। अच्छा, यूनाइटेड प्रोविंसेस में क्या था कि वहाँ पॉकेट्स थी, मुस्लिम पॉकेट्स थी, हिंदू पॉकेट्स थी। तो फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट्स लाइक अमरोहा आप और मुरादाबाद, आप इसे ऐसे जैसे अपना मोंटेगरी, लायलपुर, फैसलाबाद होता था, इस तरीके के ये एरियाज थे। और फिर लखनऊ, कानपुर, पहले कौनपुर, CAWN कानपुर कहते थे, राइट। फिर इलाहाबाद, ये सारी की सारी थोड़ी मुस्लिम बेल्ट्स थी। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही काम, देखिए यहाँ पे गुंडाइज्म आसान था, यहाँ पे इंतशार फैलाना थोड़ा आसान था। क्यों? लोग आर्म्ड नहीं थे, सिख पॉपुलेशन थोड़ी कम थी, राइट। तो यहाँ पे इंतशार फैलाना आसान था, जो कि इन्होंने फैलाया। लेकिन इनको धक्का लगा 37 से 39 जिन्ना साहब सोच रहे थे कि अब हम यहाँ पर भी कुछ वायलेंस के एक्ट करेंगे ताकि जल्दी हमें पाकिस्तान मिल जाए। 37 में साहब लखनऊ में शुरू हो गए शिया और सुन्नी के दंगे। तो उससे इन्हें बहुत धक्का लगा, इनको बैकसीट लगी। ये जिनसे दंगे करवाना चाहते थे वो आपस में खुद लड़ने, मरने और भिड़ने लगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा यार ये दंगे रोके जाएं। तो पहली बार वो चीज़ आई जो आज तक यूपी की पॉलिटिक्स में, इनफैक्ट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चल रही है, वो आया गुंडा अलायंस। आप कहोगे गुंडा एलिमेंट्स जो थे, जो गुंडे थे, उनके साथ अलायंस पहली बार पॉलिटिक्स में हुआ, जो यूपी में स्टार्ट किया, जैसे कायदे आजम जिन्ना साहब ने स्टार्ट किया। अच्छा, गुंडा क्या होता है, गुंडे की साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। आप तो ऐसे कह देते हैं गुंडा है, तो बात यह है जी, जो गुंडा होता है, गुंडे के कुछ उसूल होते हैं। पहले तो गुंडा किसी मज़हब को, दीन को नहीं मानता। गुंडे का सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी तरीके से अपने मटेरियल गेंस में इजाफा करना। दूसरे गुंडे क्या होते हैं, ये गुंडे आगे चल के बाद में एक रिलीजियस या पॉलिटिकल कवर ले लेते हैं, जैसे बन जाते हैं मुस्लिम रॉबिन हुड बन गए या हिंदू रॉबिन हुड बन गए। अब छोटा राजन जैसे, उन्होंने कहा जी मैं हिंदुओं के लिए लड़ रहा था। दाऊद इब्राहिम जैसे कि हमने मुसलमानों की दिफा की। तो बात यह है, ये सारे गुंडा एलिमेंट्स हैं और इन गुंडा एलिमेंट्स को शेल्टर दिया जिन्ना साहब, इनके लियाकत अली खान और जो इनकी लोकल मुस्लिम लीग के ब्रांचेस थी। इन्होंने उनसे क्या कहा, गुंडों पे चलते थे केस। ब्रिटिश इंडिया में आपको ऑफ कोर्स पता ही होगा, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी देख लें, बहुत ज़्यादा जो रोड साइड रॉबरीज और डकैती थी ये बहुत होती थी और हज़ारों लोग। अच्छा, आज की तरह तो था नहीं कि व्हाट्सएप है या फिर जी आपने जियो फेंसिंग करके मोबाइल के थ्रू लोकेशन ट्रेस कर ली, तो वो लोकल ही ढूंढते रहते थे। तो लोकल लोग जो है ना, उस टाइम क्राइम को पकड़ना मुश्किल था, एक शातिर क्रिमिनल निकल जाता था। तो यूपी की लैंडस्केप इस तरीके की है, क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट बेसिन्स हैं, कहीं रिवर बेसिन है, कहीं डेजर्ट बेसिन, तो लोग आसपास निकल जाते थे। तो यूपी में गुंडा एलिमेंट रहा है शुरू से ही, लेकिन ये हमेशा बैक सीट पर आ। तो साहब गुंडों से वादे किया गया कि आपके सारे केस हम ऑफ कर देंगे, और बोले भाई आपके मुल्क बनेंगे यहाँ पे, बोला आपका एक मुसलमानों का मुल्क बना देंगे। तो देखिए जिन्ना साहब ने चालाकी क्या की, जो मैंने आपको बताया था ना पहली लेयर, तो ये जो लोकल लेवल के लोग थे, जो भी लोकल लीडरशिप थी, ये साजिश कर रहे थे। अच्छा, जिन्ना साहब अलग साजिश कर रहे थे। 1940 में इन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन निकाला, जो बाद में इन्होंने फर्जी नाम चेंज करके पाकिस्तान रेजोल्यूशन कर दिया। अब बात यह है, इन्होंने कहा था कि भाई मुसलमानों के अलग मुल्क होंगे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, एक स्टेट की बात नहीं की थी। यानी इन्होंने मुसलमानों से ये कहा कि हम हर आदमी, मतलब बहुत सारे मुस्लिम मुल्क बन जाएंगे छोटे छोटे। बंगाल वालों से कहा आप अलग बना लें, यूपी वालों से बोला अलग बना लें, पंजाब वालों से कहा अलग, सिंध से अलग। तो हर किसी को ये धोखा देते रहे और लास्ट में जाके इन्होंने, इनका प्लान था किसी को बताना नहीं है, और 1947 में ओथ लेते ही लोगों की चादर खींच लेनी है। लोगों को पता ही नहीं चलना है क्यों, आपने झूठे वादे करके उनसे सारे काम करा लिए कि भाई आपका मुल्क बनेगा। अब देखें, जो आदमी जिसे आज तक किसी ने नहीं पूछा, आप उससे कहें कि तुम CM बन जाओगे, तुम PM बन जाओगे, बोले तुम डिफेंस मिनिस्टर बन जाना। इस तरीके के इन्होंने वादे किए। और हर आदमी, अगर ये एक बात करते ना कि पाकिस्तान बनने वाला है, एक भी आदमी नहीं आता।
अब यूपी में इन्होंने क्या किया, यही बात इन्होंने गुंडों से की। गुंडों से इन्होंने कहा जी हम मेरठ से लेके लखनऊ तक एक मुस्लिम मुल्क बना देंगे, आप इसमें आके रहना, केस खत्म, कचहरी खत्म, आपको ज़मीन देंगे, आपको अलॉटमेंट देंगे, आपको नौकरी देंगे, आपको फलाना देंगे। गुंडों ने कहा यार ये तो बात ही बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बोले देखो गुंडा जो होता है, गुंडा जो है ना एक टेम्परेरी प्रोफेशन है। आप जब तक जवानी रहती है तब तक गुंडागर्दी रहती है, बाद में या तो आप गोली के हाफिज होते हैं या फिर आपका गेम ओवर हो जाता है। तो गुंडों को ये बहुत ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी लगी, तो गुंडों से इन्होंने कहा कि आप इनके साथ मिलें, मुस्लिम लीग ज्वाइन करें और जगह जगह वायलेंस के एक्ट्स करें। अच्छा जो गन्स थी वो सारी की सारी या तो किस पे थी, आर्मी के पास थी या फिर इन गुंडा एलिमेंट्स के पास थी, राइट। तो इस तरीके से, और ऑफ कोर्स मौलानास को उन्होंने वही डील दी जो पंजाब में दी थी। लैंड ओनर्स यूपी में उस टाइम इतने बड़े नहीं होते थे, तो इनको भी खैर थोड़ा बहुत उन्होंने कहा, राइट। लेकिन एएमयू जैसे एक फेमस शायर हैं जॉन एलिया, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अलीगढ़ के लौंडों की साजिश थी या यूपी के लौंडों की साजिश थी। तो बात यह है जी ये यूपी के गुंडों की साजिश थी, सारे के सारे गुंडा एलिमेंट इकट्ठे हो गए। और होता क्या है, जब एक माइनॉरिटी होती है ना तो वो सब पे कब्जा कर लेती है। अब मेरी बात सुने, कल को आप बैठे हैं अपने शहर में, आपका भले ही 10 लाख का शहर हो, लेकिन रोड पे अगर 500 आदमी भी हथियारबंद निकलेगा ना गोली चलाते हुए, तो किसी की हिम्मत नहीं है। ये 500 लोग पूरे शहर की स्पिरिट को कैप्चर कर सकते हैं, राइट। दिस इज नोन एज द टिरनी ऑफ द माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी की टिरनी होती है, और गुंडा एलिमेंट से तो आप लड़ ही नहीं सकते, हथियार आपके पास है नहीं। तो उस गुंडा एलिमेंट के चलते इन्हें बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। दूसरा पकड़ा यूपी में इन्होंने लर्नेड लोगों को। देखिए जिन्ना साहब को शुरू से पता था कि अगर हमने बना भी लिया पाकिस्तान, बोले इसे चलाएगा कौन, पंजाब में तो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, राइट। बंगाली हैं, उन्हें वो थोड़ा सा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन था, वो मैं आगे बताऊंगा। तो जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वो सारे यूनाइटेड प्रोविंसेस से, बिहार से, सेंट्रल प्रोविंसेस, प्रेजेंट डे एमपी से आते थे, राइट, जो मुस्लिम मेजोरिटी थोड़े बहुत एरियाज थे। अब इन्होंने कहा मुल्क हम चलाएंगे कैसे, तो जो भी थोड़े बहुत पढ़े लिखा तबका था उसको इन्होंने डील देनी शुरू की। किसी से बोला तो मैं पाकिस्तान रेडियो में एक खातून थी मोहतरमा, उनसे बोला मैं तुम्हें पाकिस्तान रेडियो में लगवा दूंगा, किसी से बोला मैं तुम्हें वहां लगवा दूंगा। अब बात सुने, ये वो लोग थे जो खुद ही अपनी जॉब में जिन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा था। यानी आप जो क्लास की लोअर बॉटम वाला है उसको आप कह दें कि जी मैं आपको ये बना दूंगा वो बना दूंगा, उन्होंने कहा वेरी गुड, बोले यहाँ तो हमारा कुछ होना नहीं है। अच्छा इसी बात से मैं एजुकेशन पे आ जाता हूँ। तो देखिए जो एजुकेटेड जो तबका था ना वो हिंदूज थे। अब एक बहुत बड़ा ग्रीवांस जो था मुस्लिम कम्युनिटी में कि वो कम्पीट नहीं कर पाते थे। क्यों, आपने एक कंपटीशन लिखा 100 वैकेंसी हैं, तो 100 वैकेंसी में पता चला साहब 80 हिंदू सेलेक्ट हो गए, 15 सरदार हो गए, 5 सीटें आपके यहाँ आई, राइट। उसमें भी फिर टॉप परफॉर्मर देखे जाते थे। तो ये बहुत बड़ा इशू था। लेकिन अब इसमें करें क्या, आपको कोई ना, आप डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं ना कर सकते कि भाई आप मत बैठो, या जॉब्स में अब रिजर्वेशन उस टाइम नहीं होती थी। तो फिर क्या हुआ, बहुत से मुस्लिम ग्रुप्स जैसे पंजाब में मिले सिकंदर हयात से, उन्होंने कहा जी हमारी भर्ती कराओ। सिकंदर हयात ने कहा जी आप पहले फिजिकल टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि बोला अगर रिटर्न रखा पहले तो बोला तो फिर तो आपका सिलेक्शन होना नहीं। इसी वजह से सिकंदर हयात ने पंजाब पुलिस में मुसलमानों की भर्ती आउट ऑफ प्रोपोर्शन ज़्यादा कराई, और जिन्ना साहब ने इस चीज़ का सपोर्ट किया। मैंने बताया था इनकी डील हुई थी। तो सिकंदर हयात सेक्युलर आदमी थे, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर काम कर जाते थे। तो 58% मुस्लिम पॉपुलेशन पुलिस में हो गए 73 और 74%। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। यही शायद वो नंबर है जिसकी वजह से राइटिंग्स और ये में पुलिस ने इनका साथ दिया। अगर पुलिस न्यूट्रल होती या पुलिस का जो डेमोग्राफिक्स रिलीजियस डेमोग्राफिक्स इक्वल होता, लेकिन बात यही थी मुसलमान अनफॉर्चुनेटली compete नहीं कर पाते थे हिंदूज के साथ। तो इस तरीके की चीज़ हुई। तो जिन्ना साहब ने क्या किया, लेकिन जिन्ना साहब को पता था कि भाई आखिर मुल्क को चलाना है, तो इन्होंने मीडियोकर लोगों को ऑफर देना शुरू कर दिए। किसी को बोला जी मैं तुम्हें पाकिस्तान स्टेट बैंक का चेयरमैन लगवा दूंगा, किसी को बोला पैमरा बना रहा हूँ वहाँ ये लग जाना, किसी को एक बताते हैं साइंटिस्ट था जिससे साइंस का एस भी नहीं आता था, उन्होंने उसे किसी पता नहीं केमिकल लेबोरेटरी का हेड लगवा दिया। तो जितने भी कहते हैं ना कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, तो इन्होंने सारे लोग पकड़ के सबसे वादे कर दिए और सबको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। अब असल में उनके साथ क्या हुआ, एक इन्होंने हिंदू भी पकड़ लिए थे जोगिंदर नाथ मंडल। तो ये बंगाली बाबू थे, बाबू मोशाय, ये लॉ मिनिस्टर भी बने पाकिस्तान के, और फिर ये भागे अपनी जान बचा के, 2-3 साल ही रहे ये। इन्होंने कहा भाई बोले मैं चपरासी बनने को रेडी हूँ, यहाँ लॉ मिनिस्टर नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा ये मुल्क नहीं टिकेगा। तो खैर उनकी अलग कहानी थी।
तो अब सब बात करता हूँ मैं बंगाल की। बंगाल में क्या हो रहा था, देखिए जब पाकिस्तान रिजोल्यूशन हुआ तो 1940 में फजलुल हक थे जो कि मुस्लिम लीग के आदमी थे और उनकी वो चली थी, उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा वेरी गुड, उन्हें लगा था स्टेट्स बनेंगे। अच्छा 43 में क्या हुआ साहब, 43 में बंगाल में फेमाइन आ गया। तो बंगाल बेचारा इतना मतलब एक तरीके से मैं उसे कर्ज्ड स्टेट ही कहूँगा। बंगाल अगर आपको पता नहीं है तो ये पूरे सब कॉन्टिनेंट की इंटेलेक्चुअल कैपिटल रहा है। 1/3 आई थिंक राइस कल्टीवेट करता था, तो माछेर झोल जिसे कहते हैं, फिश एंड राइस इनकी स्टेपल डाइट होती थी, बनाते भी थे, खुद भी प्रोड्यूस करते थे, प्रोड्यूस सरप्लस थी। इन बंगाल बड़ा स्टेट था, वेस्ट बंगाल हिंदू डोमिनेटेड, ईस्ट बंगाल मुस्लिम डोमिनेटेड, बेसिकली पीजेंट और लेबरर तबका था। तो हुआ क्या साहब, ये बंगाल धीरे धीरे गरीब हो गया। गरीबी की रीज़न बहुत थे, सबसे बड़ा रीज़न था ब्रिटेन ने इनको मतलब इतना जितना बंगाली को परेशान किया मेरे ख्याल से इतना किसी को नहीं किया होगा। कैलकाटा का इन्हें पोर्ट चाहिए था, वहाँ से ये ओपीएम की ट्रेडिंग करते थे, चाइना भेजते थे। चाइना को सबको पता है ओपीएम का एपिडेमिक हो गया था चाइना में, बंगाल में ऑप्रेस करते थे। प्लस जैपनीज का कभी अटैक हो गया तो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी करते थे जिसके तहत सारी उनकी जो भी खेती थी और फसलें थी जला देते थे। तो बंगालियों ने बेचारों ने बहुत सहा है। अच्छा फिर क्या हुआ, अर्ली 19th सेंचुरी लेट 19th सेंचुरी में पॉपुलेशन बढ़ने लगी। देखिए पॉपुलेशन बढ़ाने वाले थे ईस्ट बंगाल के लोग जो कि कहते थे कि भाई बच्चा तो ऊपर वाले की अल्लाह की देन है, तो ये 8-8 10-10 15-15 20-20 बच्चे करने लगे। अब आपकी पॉपुलेशन अगर 20 साल में डबल हो रही है तो क्या होगा, वही हुआ, स्टेट के कॉफर्स एम्प्टी हो गए, सोशल सिक्योरिटी इन पे खर्च हो गई। और एक अमीर, इंडिया का सबसे अमीर जो स्टेट था, सिर्फ एक पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स के चलते जो कि ईस्ट बंगाल के मुस्लिम्स ने किया था उनके चलते ये एक गरीब स्टेट बन गया। क्योंकि आप खुद सोचे ना कि 1% मतलब 10% वर्किंग पॉपुलेशन, 90% लोगों का जो कि नॉन वर्किंग है, अनएम्प्लॉयबल है, अनएम्प्लॉयड नहीं अनएम्प्लॉयेबल लोगों का खर्चा कैसे उठाएगा। तो वही बंगाल के साथ हुआ, रिच स्टेट गरीब हो गया, गरीब हो गए तो फेमाइन हो गई। फेमाइन के बाद क्या हुआ साहब, उस टाइम ये थे आई थिंक फेमाइन में से शहीद हुसैन सोहरावर्दी थे, ये भी ब्रिटिश एजुकेटेड आदमी थे और ये भी लॉयर थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा बहुत ठीक ठाक अच्छा काम किया, लेकिन 47 में डायरेक्ट एक्शन डे में जो उन्होंने काम किया, शहीद मीनार होती थी, कैलकाटा का लाल बाजार ये हुगड़ी हावड़ा रेलवे ब्रिज के आसपास था, वहाँ इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे कॉल जिसे कहते हैं ना, इमरान खान साहब जैसे कॉल देते हैं, तो ये कॉल दी जिन्ना साहब ने। कॉल का मतलब सीधा था कि वायलेंस करो। तो इन्होंने साहब कॉल में भीड़ जमा करा ली और जुमे की नमाज के बाद, ये इनका स्टैंडर्ड टेम्पलेट रहा। ये पहले जुमे की नमाज पढ़वाते थे, उसके बाद जो मौलवी मदारिस वाला है वो लोगों को भड़काता था, तुम्हारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे भाई नमाज पढ़ाओ और जाने दो अगले को, तुम अपनी क्यों कमेंट्री दे रहे हो। इन्होंने लेकिन कमेंट्री की और इन्होंने अपने रिलीजन के अगेंस्ट बुक्स खुद छपवाई, ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने छपवाई क्यों, लोगों को उस टाइम पे अराउज करना था। इन्होंने जो कलकत्ता में किया, और अंग्रेज़ जो था, अब अंग्रेज़ के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, अंग्रेज़ आई थिंक 14 अगस्त की बात है और 16-17 अगस्त तक ब्रिटिश पुलिस नहीं आई, यानी पूरी तरीके से वो इस साजिश में इन्वॉल्व थे। ना आर्मी आई, वहीं बैरकपुर का कैंटोनमेंट बोर्ड होता था, आर्मी ने भी वहाँ मूव नहीं किया। और हुआ क्या, अनआर्म्ड हिंदूज। देखिए जब लिटरेसी आ जाती है ना तो आदमी का वायलेंस इन चीज़ों से थोड़ा सा कम हो जाता है, वो बिजनेस ओरिएंटेड हो जाता है। और हिंदू कम्युनिटी उस टाइम इतना ज़्यादा उन्हें लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था, तो इन्होंने खून खराबा किया। लोग बताते हैं, मैं गोरी डिटेल्स आपको नहीं दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा इंटरनेट पे, बट बताते हैं कि हुगली रिवर टर्न इनटू अ रेड। बहुत इन्होंने सारे वो हथियार, लाठी, छुरे, पता नहीं क्या क्या इन्होंने इस तरीके के एक्ट किए। अच्छा फिर इन्हें बचाया किसने, तो सरदार थे जो टैक्सी ड्राइवर्स थे, तो उन्होंने फिर गैंग बनाया और उन्होंने रिटेलिएट करना शुरू किया, तब जाके थोड़ा बहुत बैलेंस हुआ। तो सरदार माइनॉरिटीज़ ने फिर इन्हें बचाया और क्या कहते हैं, फिर ये शुरू हुए। अच्छा जैसे ही ये ख़त्म हुआ उसके बाद ये वायलेंस की न्यूज़ पे थी नाव खाली, जो कि ईस्ट बंगाल अभी बांग्लादेश में, वहाँ सेम राइट्स हुए, वन ऑफ द बिगेस्ट राइट्स। अनएस्टिमेटेड रिपोर्ट्स कहती हैं 5,000 से 20,000 कैजुअलिटी, लेकिन पता नहीं कितनी है, गॉड नोस। बट रियलिटी ये है कि इन्होंने हिंदू से कहा भागो, तुम्हारा मुल्क बनना है, वहाँ पे जाओ, दुकानें हमारे नाम कर जाओ, सब कुछ जो कुछ हुआ आई कैनॉट
और जिन्ना साहब बड़े खुश थे, इन्हें लग रहा था इनका प्लान सक्सीड कर रहा है। यही आग फिर बिहार में लगी। बिहार के सासाराम और सीवान डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ, छपरा में जो हुआ, वो सारे के सारे यही राइट्स हुए। तो ये राइटिंग चल रही थी साहब। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जिन्ना साहब ऐसा नहीं है। जिन्ना साहब ने जब ये हरकतें शुरू की तो आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत से, इनफैक्ट देखिए, मेजॉरिटी मुस्लिम उनके साथ नहीं थे। उनके साथ कौन थे? गुंडा एलिमेंट्स, मदारिस मसाजिद के लोग, लैंडलॉर्ड, ये तबका उनके साथ था। तो मुसलमान खड़े हो गए उनके साथ। और कौन थे? अल्लाह बख्श सुमरो थे, वो खड़े हो गए सिंध में। उन्होंने कहा भाई ये आप क्या कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने उनके खिलाफ एजिटेशन किया। मैं डिटेल्ड बताऊंगा कौन कौन थे। ये बेचारे वो मुहिब वतन मुसलमान थे जिनका नाम ही इरेडिकेट कर दिया गया, जिन्हें ना कभी पाकिस्तान ने तो क्या एक्नॉलेज करना था, इंडिया ने भी कभी इन्हें एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन रियलिटी क्या थी? अगर आप परसेंटेज स्टैटिस्टिक्स देखें तो 10 में से 8 से 9 मुसलमानों ने इसका अपोजिशन किया था कि वी डू नॉट वांट पार्टीशन, वी वांट टू स्टे विद इंडिया। लेकिन मुस्लिम्स के अंदर भी 5% माइनॉरिटी उन पर भारी पड़ गई, जो कि मिलिटेंट और आर्म थी। तो अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा उन वतन परस्त मुसलमानों के बारे में जो अनफॉर्चुनेटली जिनका हिस्ट्री से नाम हटा दिया गया। ये पूरे यूनाइटेड इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे। इन्होंने मुस्लिम लीग को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की। इनको किसी ने आज तक एक्नॉलेज नहीं किया। बहुत बड़ी इन्होंने मूवमेंट चलाई, लेकिन हिस्ट्री के पेजेस से इनका नाम तारीख से मिटा दिया गया। तो आप भाई स्क्रीन देखें, ये कौन लोग थे। तो साहब पहले ये जो दिख रहे हैं, इनायतुल्लाह खान साहब थे, इस्लामिक स्कॉलर थे, मैथमेटिशियन थे, सिविल सर्वेंट रहे। इन्होंने खाकसार मूवमेंट बनाया था जिसमें इन्होंने कहा था जी पार्टीशन के अगेंस्ट थे। और ये थे पहले इनग्लोरियस बैस्टर्ड्स, जिनको पता नहीं है मूवी देख लें। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जिन्ना साहब की पॉलिटिक्स के अगेंस्ट जाके उनके खिलाफ खाकसार मूवमेंट चलाया और उनको असैसिनेट करने के मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए। अब जिन्ना साहब उन सारे अटेम्प्ट से बच गए। दूसरे जो दिख रहे हैं, ये साहब जो बैठे हुए हैं नीचे दाढ़ी वाले, ये हैं पीर सबगातुल्लाह शाह राशदी। ये साहब सोरे बादशाह इन्हें कहते थे, सुन्नी सूफी मुस्लिम थे, राइट। तो इनके साथ बहुत बुरा हुआ। इन्होंने, जिन्ना साहब ने जो भी की थी तकरीर कर दी थी, तो ये एक ही जवाब में बात कहते थे, वतन या कफन, आज़ादी या मौत। इन्होंने कहा मैं इंडिया से अलग ना होऊंगा, ना किसी को होने दूंगा। और बहुत सारे पार्टीशन के दौरान इन्होंने हिंदुओं को बचाया। और इनके साथ क्या हुआ? 1943 में इन्हें अंग्रेज़ ने फांसी पर लटका दिया एक झूठे केस में। फिर दिख रहे हैं मगफूर अगाजी, ये साहब बिहार के थे, मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट एक होता था वहाँ के थे। जनरल सेकेंडरी रहे ऑल इंडिया जमहूर मुस्लिम लीग के, जो कि इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के खिलाफ एक पार्टी बनाई थी, राइट। इनका कहना था कि हम हज़ारों साल से महफूज हैं और हम लड़े हैं। हम हिंदुओं के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के इन मुग़लों के, इन तुर्कों के, इन अरबियों के हम खिलाफ लड़े हैं। हमारे मज़हब भले ही सेम हो, लेकिन ये हमारे दुश्मन हैं। तो अब देख सकते हैं ये साहब कितनी अच्छी बातें करते थे, राइट। फिर ये देख रहे हैं मिर्ज़ा अली खान। ये मिर्ज़ा अली खान ईपी के फ़कीर होते थे साहब, पठान थे, जो खान अब्दुल गफ्फार खान की तरह। इन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ गुरिल्ला एम्पायर, गुरिल्ला वॉरफेयर किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी मिले ये, जब वो अपने INA आर्मी का काम कर रहे थे। तो पंडित नेहरू से भी इन्होंने कहा कि भाई हमें हथियार फ़रोख्त कराएं ताकि कश्मीर को हम पाकिस्तानी इन्वेडर से बचा सकें। तो 48 में जो इन्वेजन हुआ था उसके खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छी बातें की थी, लेकिन नेहरू साहब ने इनके लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये आ जाते हैं सिंध के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर अल्लाह बख्श सुमरो साहब हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर पॉलिटिशियन टाइप के आदमी थे, मुस्लिम लीग के बिल्कुल खिलाफ थे। ये कहते थे इंतशार फैलाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की सियासत करते हैं, राइट। 43 में साहब क्या हुआ, जैसे पिछले साहब थे उसकी तरह इन्हें भी असैसिनेट कर दिया मुस्लिम लीगियों ने, राइट। और सिंध के चीफ मिनिस्टर भी थे, तो इनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था। 1938 से लेके 1940 तक रहे, फिर 41 से 42 तक रहे, फिर उसके बाद इन्हें असैसिनेट कर दिया था। इसी आदमी की पॉलिसीज़ थी, और जो लोग थे इनके साथ ये बहुत फ्लेक्सिबल लोग थे, राइट। के हमीद साहब को देख सकते हैं आप फ़ोटो में, बोस साहब के साथ खड़े हैं। ये अगेन एक फ्रीडम फाइटर थे, हाँ। और जो इंडिया में सिप्ला कंपनी है, ये इन्होंने ही बनाई थी। और जिन्ना का ऑफ़र इन्होंने रिजेक्ट किया। जिन्ना मिलने गए तो इन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया जिन्ना से, राइट। महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे थे, वल्लभ भाई और गांधी को इन्होंने लिखा
कि आप ये मुस्लिम लीग के अगेंस्ट आप एक सिविल वॉर चालू करें। लेकिन गांधी साहब कहते थे भाई हम तो नॉन वायलेंट आदमी हैं। अच्छा, पटेल साहब क्या थे, उनकी उम्र हो गई थी, तो इस पार्ट में तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि जो अगर मुझसे पूछें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये जो थे क्या कहते हैं भीमराव अम्बेडकर, ये मेरे हिसाब से इंडिया के ग्रेटेस्ट लीडर हैं। अच्छा जी, स्क्रीन फिर से देखें तो अब आपको देखेंगे ये जो दिख रहे हैं ये साहब खिजरया टेवाना थे, प्रीमियर थे प्री पार्टीशन, जिसका मैंने बताया इनके खिलाफ बहुत गंदी गंदी कैंपेन की। इनके कहते हैं कि साहब ये मुस्लिम लीग के अगेंस्ट थे, लेकिन फिर क्या हुआ, ये मार्च 1947 में एकदम ही चले गए। लोग कहते हैं साहब इन्हें एक बच्चा मिला तो बच्चे से इन्होंने हाथ मिलाया, 8 साल का बच्चा था, उसने कहा कि आप वही खिजर हैं जो पाकिस्तान की राह में रोड़े अटकाए हुए हैं, मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो बताते हैं साहब ऐसा धक्का लगा उन्हें कि ये छोड़ के ही चले गए। अच्छा, उनकी मिनिस्ट्री में स्वर्ण सिंह होते थे सरदार, जो कि डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रहे थे। तो इन्होंने कहा था, तो स्वर्ण सिंह साहब का कहना था कि भाई हम तो इनसे लड़ भी लेते, लेकिन जब लोगों का इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया है मुल्ला मदारिस के थ्रू, बोला अब हम क्या कर लेंगे। ठीक है साहब, अगली स्क्रीन आप देख लें। स्क्रीन में आपको ये दिखाई दे जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, ये बोस के साथ दिखाई दे रहे हैं। इनकी मैंने बता ही चुका हूँ। उटमन जई, जैसे पठानों में कई ट्राइब्स होती हैं, यूसुफ जई, आफरीदी, उस्मान जई, तो ये वहाँ के थे। पश्तून नाम से एक इन्होंने क्रॉनिकल भी निकाला था। और जब इन्हें पाकिस्तान में मिलाया तो नेहरू साहब से इन्होंने कहा कि साहब आपने यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स, आपने हमें भेड़ियों में डाल दिया है। अब जो अगले दिखाई दे रहे हैं ये अगेन मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मक्का मदीना में, शायद मक्का में पैदा हुए थे, मदर इनकी अरेबिक थी। ये 1920 में आए थे पार्टी में और इन्होंने जिन्ना के अगेंस्ट ये सियासत करते थे। और पंडित नेहरू जो थे उनकी गवर्नमेंट में ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे। तो ये जो लोग जो भी मैंने आपको दिखाए ये साहब कोई छोटे लीडर नहीं थे, ये मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर थे। एक मैं बात कर रहा हूँ पंजाब का चीफ मिनिस्टर, एक सिंध का चीफ मिनिस्टर, एक अबुल कलाम आज़ाद, आप समझ रहे हैं, एक पश्तूनों का लीडर। तो बचा कौन, हर तो आदमी इनके अगेंस्ट था। लेकिन जिन्ना साहब की जो 2 साजिश तो मैंने बता दी, एक साजिश जो नीचे के लोग कर रहे थे भड़काने बुड़केने की, दूसरी जो जिन्ना साहब इनके खिलाफ कर रहे थे। इनका प्लान क्या था कि इन्हें लड़ने मरने दो, लास्ट में मैंने पीएम बन जाना और इनको नीचे से चादर खींच लेनी। अब तीसरी साजिश जिन्ना साहब के खिलाफ कौन कर रहा था वो मैं बताऊंगा आपको अगले पार्ट में। तो ठीक है दोस्तों, ये थी कहानी को तो मैं इस पर 100 वीडियो भी बना दूं, लेकिन मोटी मोटी बात बताई है, बहुत सी बात मिस हो गई है। मैं देखे बात वही करूंगा जो हिस्ट्री किताबों में नहीं है। बाकी कैबिनेट मिशन प्लान क्या था जी, CR राजगोपालाचारी का क्या प्लान था, और फलाने क्रिप्स मिशन ने क्या बोला, ये सब आप किताबों में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि अगर कोई मुझसे पूछे इंडिया आज़ाद क्यों हुआ, बटा क्यों, इसके तो मैंने रीज़न बताए, इनकी सियासत, कांग्रेस की बेवकूफ़ी और जो गुंडा एलिमेंट्स का हावी होना। अच्छा, आज़ाद मैं आपको अगर बिल्कुल ट्रूथ ऑफ द हार्ट बताऊं तो आज़ाद रिवॉल्यूशन से नहीं हुआ। इंडिया पाकिस्तान किसी की आप बात कर लें, बात यह है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल 42 तक ख़त्म हो चुका था। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज अ फेलियर, लीडरशिप जेल में थी, गांधी साहब की कॉल के बावजूद भी कोई नहीं आया। लोग कहते हैं साहब ऐसा कैसे, तो देखें जो बड़े लीडर्स थे, भगत सिंह थे, वो तो उन्हें 1931 में फांसी हो गई थी, 23 मार्च 1931। पंजाब का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशनरी था, लाहौर का लायलपुर के थे, आई थिंक उनकी बर्थ थी, जिसका कोई नाम लेने वाला नहीं है आज पंजाब में, ग्रेटेस्ट लीडर का। तो खैर ये साहब फांसी पे चढ़ गए थे। आज़ाद वज़ाद जो चंद्रशेखर आज़ाद थे तब एलिमिनेट हो गए थे। बात यह 42 तक रेवोल्यूशन, ये जो नेशनल मूवमेंट जिसे पढ़ाया जाता है, ये थम चुका था और यही जिन्ना साहब की राइज उसी टाइम हो रही थी। लोग इसी चक्कर में थे, सारे बूढ़े हो गए थे। पटेल साहब देखें 80 साल के थे उस टाइम पर, राइट। जिन्ना साहब देखें तो 50-50 साल देखें, स्ट्रगल करना कोई मजाक नहीं होता है। आज 2023 चल रहा है, कोई आपने देखा है मूवमेंट जो 1970 से चल रहा हो 50 साल से, ये तो चल रहा था 50-60 साल से। तो लोग थक चुके थे, लोग बूढ़े हो चुके थे, कह रहे थे अब बहुत हो गया, अब कोई हमें पार वाली पोस्ट मिल जाए। अच्छा, पार का एक्सपीरियंस था नहीं, तो सब अपने उल्टे सीधे काम चलाते थे। जिन्ना साहब के साथ भी यही था। ये जो इनके खिलाफ साजिश हो रही थी, थर्ड लेयर, उसे नहीं समझ पाए, और जो वो साजिश हुई उसी की वजह से पाकिस्तान इन हालातों में पहुंचा। तो इस सारी की सारी दोस्तों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।